Dr. Zakiuddin is Director Strategic Projects and Digital Health. He is Project Director, Rifa Institute of Health, and he is Chief Executive of Digital Care. He will talk about what is coming up of the age, what are the future challenges, and how the healthcare will be defined in the coming century. So, redefining healthcare paradigm, I'll request Dr. Zakiuddin. Thank you very much. Thanks for giving me the opportunity. आखिरी में बोलने का जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कि टाइम जो है वो फिर कंस्ट्रेंट आती है. सो आई विल ट्राई और मैं कोशिश करूँगा कि फिर तेज़ चलूँ इंशाल्लाह. सो मेरी जो टॉपिक है आज वो है रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर एंड न्यू रूल्स ऑफ द 21st सेंचुरी. सो ये जो टॉपिक है ये आपको खुद बता रहा है कि we need to gear up for change and something has changed in healthcare. और जो हमने सीखा था या जो सीखते रहे हैं पिछले so many years में वो अब वैसा हो नहीं रहा और ना होगा. So this is an opportunity for members of PIMA and I belong to PIMA myself. And alhamdulillah we are the largest organization in Pakistan of doctors. पूरे पाकिस्तान में हम फैले हुए. हमारे लिए opportunity है to become change agents and lead this change in healthcare, inshallah. So, ये मेरी पहली स्लाइड होती है. जो लोग मुझे सुनते रहे उनको पता है कि I always use this slide, but this is the most important slide. और ये हमारा why determine करता है कि हम कोई भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं. जैसा ख्वाजा सादिक साहब ने सुबह में कहा, इंस्पिरेशनल हमारे लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है कि हम कहाँ खड़े हैं हेल्थ केयर के अंदर. और जो सईद भाई ने कहा कि अगर कोई शख्स या लाखों लोग मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जबकि उनका इलाज हो सकता था या प्रिवेंट हो सकता था तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है. और मेरा ख्याल है कि पीमा शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज हम ये क्लेम करते हैं कि वी आर द मोस्ट कॉन्शियस एंड वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. हमारी शायद जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है. सो आवर व्हाई इज द पेशेंट. सो अनलेस वी हैव अ पेशेंट सेंट्रिक फोकस और हमारे लिए जो भी हम काम करें, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे हमारे रिलीफ का वर्क हो, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर उसमें सेंटर में मरीज नहीं है तो मे बी वी हैव टू रीथिंक व्हाट वी आर डूइंग. दिस इज माय पर्सनल मिशन स्टेटमेंट एंड आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड अर्ज ईच वन ऑफ यू टू क्रिएट योर ओन मिशन स्टेटमेंट. ऑब्वियसली दैट हैज टू बी अलाइन्ड विद आवर अल्टीमेट मिशन व्हिच इज टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला. So let us just do a situational analysis of healthcare, which will give you some of the challenges जो कि आप सब लोग जानते हैं. I'm sure that there's nothing new in it, and then some opportunities. And these two challenges and opportunities actually redefine healthcare and how we practice. So the first challenge is that healthcare is very expensive. Extremely expensive. Actually, one of the most expensive service areas or industry, आप लोग उसको नाम दें इस बहस में जाए बगैर, it is the most expensive area you can imagine. दूसरा प्रॉब्लम इसके अंदर ये है जो हम सबको पता है कि हम now we are into the double disease burden, you know. और जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, chronic disease, hepatitis का आपको उन्होंने बता दिया, that's an infectious disease. लेकिन what about diabetes? What about heart diseases and so on? Obesity is on the rise. So now we have infectious disease plus chronic disease. So we all know that the disease burden has increased and doubled. एक मसला और है वो ये है कि we are trained probably to work in silos. हमारे अपने अपने कबीले होते हैं, सर्जन्स के अपने कबीले हैं और फिजिशियंस हर शख्स अपने अपने कबीले में अपने silos में काम करते हैं. We are not trained to work as a team. जबकि हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो टीम वर्क की है. इसके बाद एंड आई टॉक अबाउट दिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें मे बी आज तक देखने हो सकता है, वो ये है कि वी आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू अ पोस्ट एंटीबायोटिक एरा. और ये जो एंटीबायोटिक्स का जो यूज है, एंड आई एम गोना टॉक अबाउट दैट. The other is preventable medical errors. So I've just enumerated the major challenges in healthcare which we are facing today. Obviously there are others. लेकिन इसके अलावा on the other hand there are some opportunities
opportunities as well. So on one hand, there is technology, which I'm going to talk about, inshallah, and the other is that we have a new phenomenon, which is patient-centric healthcare, or patient centricity, or empowered patients. So these two provide the ray of hope, if you may, in those challenges. So, जैसा कि ये Malcolm X साहब ने कहा कि जी when I is replaced with we, even illness can become wellness. So it's a paradigm shift or a mindset that we need to change. So silos में हम काम करते हैं, उसका हल ये है कि हमें I से B पे जाना होगा. But this, something very serious. So if you look at the numbers, ये numbers बहुत हमारे लिए जो है परेशान कुल numbers हैं. और अगर आप WHO का आप राइट बॉटम पे नोट करें, WHO क्लेम कर रहा है इस वक्त कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ पोस्ट एंटीबायोटिक एरा, और मोर देन 700,000 डेथ्स अ ईयर वर्ल्ड वाइड, व्हिच इज 2,000 डेथ्स पर डे, और 2050 तक ये जो है वो अनबिलीवेबल नंबर्स तक चला जाएगा. अच्छा, यहाँ पर आई जस्ट काइंड ऑफ गैदर्ड कि जो एंटीबायोटिक्स जब बनी गई तो रेजिस्टेंस कितने अरसे में क्रिएट हुआ, और अगर आप इसको इवैल्यूएट करें स्लाइड को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है बहुत अर्ली, इट सेट्स इन वेरी अर्ली, एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट इज. इत्तेफाक की बात है कि जो पहला पेशेंट था जिसने पेनिसिलिन जो है वो यूज की थी, उनका नाम भी अलेक्जेंडर था, और इनको प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, इनको एक जो कांटा होता वो चुभ गया था, और वो कांटे ने इतना बड़ा इन्फेक्शन कर दिया था उनको कि उनकी पूरी स्कैल्प रिमूव हो गई, आंख निकालनी पड़ गई, और एंड देन ही गॉट पेनिसिलिन. ये तकरीबन 1942 की बात है. मैंने ये यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है कि वी आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू दैट एरा, कि जहाँ पर अगर इसी रफ्तार से ये रेजिस्टेंस बढ़ता रहा, और अगर एक फैक्ट और है कि नहीं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर नाउ नॉट डूइंग R&D इनटू एंटीबायोटिक्स एनीमोर सो मच, और एक कंसोर्शियम बनाया था फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने तकरीबन 30 के करीब, और उन्होंने गवर्नमेंट से और सोसाइटी से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी मजीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटीबायोटिक्स में नहीं करेंगे, बिकॉज इट डज नॉट मेक बिजनेस सेंस फॉर देम, एंड यू कैन इमेजिन व्हाट दैट मीन्स. और आप ये जो स्लाइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें आप देखें जिस शख्स ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जब पेनिसिलिन 1940s में दरियाफ्त की और यूज की, उसको ये बात उस वक्त अंदाजा थी कि मे बी हम जैसे डॉक्टर्स या सोसाइटी इसको मिस यूज करेगी. एंड लुक एट व्हाट ही सेज, द थॉटलेस पर्सन playing with penicillin is morally responsible for the death of the man who finally succumbs to infection with the penicillin resistant organism. आखिरी जुमला देखें, oh, I hope this evil can be averted, but I'm afraid that this evil is already there. और WHO इसी चीज को कह रहा है कि हम एक पोस्ट एंटीबायोटिक एरा में दाखिल हो चुके हैं. थर्ड लीडिंग कॉज, दूसरे प्रॉब्लम पे आता हूँ. थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द US already most of us know is it's not a disease. The first leading cause is cardiac disease. The second is cancer. The third is not a disease. It is preventable medical errors. और ये वो डॉक्यूमेंट है जो पहली मर्तबा जिस डॉक्यूमेंट ने इस इंकशाफ किया कि मेडिकल प्रिवेंटेबल एरर्स अराउंड 1 लाख मरीज अमेरिका के अंदर, ये 1999 की बात है, 1 लाख मरीज का इंतकाल हो जाता है, नॉट फ्रॉम ए डिजीज बट बिकॉज समथिंग हैपेंस इन द हॉस्पिटल बाय द डॉक्टर्स और द सिस्टम और द फार्मासिस्ट एंड द पेशेंट्स डाई. उसके बाद दूसरी स्टडी हुई जिसमें पता चला कि नहीं, ये 1 लाख मरीज नहीं है, तो तकरीबन 2 लाख सवा 2 लाख मरीज पर ईयर है. एक और स्टडी उसी के साथ में पता चला कि नो, इट इज मोर देन 400,000, 4 लाख से ऊपर, व्हिच मींस कि हर घंटे में 50 से 100 मरीज आर डाइंग, अगेन नॉट ड्यू टू अ डिजीज बट बिकॉज ऑफ प्रिवेंटेबल, एंड आई रिपीट, प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स. और ये जो 4 लाख 5 लाख का फिगर है, ये आप देखें, ये भी इस बुनियाद पर है कि हम रिपोर्टिंग जो है वो पूरी नहीं करते. और ये वॉल स्ट्रीट में बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो मैं प्रेजेंट करता हूँ. वॉल स्ट्रीट ने कहा कि जी इतने लोग मर रहे हैं कि जितने 4 जंबो जेट्स अभी अगर गिर जाएं, और आप लोग सोच सकते हैं कि जब एक जंबो जेट गिरता है साल में तो कितना ह्यूमन ट्रायल होता है, हम कितना उसके ऊपर बात करते हैं. बट वी डोंट टॉक अबाउट प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स व्हिच आर हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस. WHO says कि 1 out of 10 patients are harmed while in a hospital.
which is 10%. And again, this figure is not of Pakistan, it is from the West. So you can imagine कि हमारे figures क्या होंगे. So मेरा सवाल आप तमाम लोगों से, and I've asked this question before, I always do, is it acceptable to you that 10% or more of your patients continue to be harmed in your care on a daily basis? आज हमने जितने मरीजों को देखा है उनमें से 80-90% को हमने फायदा पहुंचाया है. बट आर वी ओके? इज इट एक्सेप्टेबल कि हम ये कहें कि हाँ ठीक है 10 से 15 मरीजों को हमने नुकसान भी पहुंचाया? आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी सवाल का जवाब हाँ में दे सकता और ना देगा. सो देयर आर सम पेशेंट्स वी कैन नॉट हेल्प ऑब्वियसली, बट ऐसा कोई मरीज नहीं होना चाहिए जिसको हम हार्म करें. और हमें ख्वाजा साहब ने भी ओथ का जिक्र किया. मेरा ख्याल है कि हमें इस ओथ को बहुत अपने हर वक्त सामने रखना चाहिए. अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी इसको बहुत हाईलाइट करना चाहिए. बिकॉज हाउ वी गेट ऑफ ट्रैक एंड वी टेंड टू फॉरगेट कि हमारी कमिटमेंट थी क्या. और उस कमिटमेंट में बड़ा क्लियरली जिक्र है, और दैट कमिटमेंट एंड द ओथ डज नॉट अलाउ अस टू हार्म 10, 15, 20%, डजंट मैटर कितने परसेंट, इवन one patient, we simply cannot afford to harm them. So alhamdulillah, we have started a journey of patient safety in Pakistan. अब हमने कई conferences, कई projects हमने किए हैं, and we would like Bima to join that journey. मैं उसके लिए एक I discussed with the President साहब, और अभी एक हमारा concept है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मैं इंस्टीट्यूट ऑफ पेशेंट सेफ्टी और हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट को हेड करता हूँ, और हम इस एक कैंपेन लॉन्च करें, नेशनल पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव, जिसके अंदर इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स पूरे दुनिया के अंदर एक्सेप्टेड है. ये 6 गोल्स हैं. इन 6 गोल्स को प्रमोट किया जाए क्लिनिक्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, और वी हैव सपोर्ट टू डू दैट इंशाल्लाह. अगेन I just want you to know about this healthcare paradox. So एक मुल्क है जो इतने पैसे खर्च करता है हेल्थ केयर के अंदर, which is actually $3.7 trillion. वहां पर दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट ट्रेनिंग होती है और नंबर 1 रिसर्च होती है. सो यू वुड इमेजिन कि कोई मुल्क ऐसा जहां पे $3.7 trillion खर्च होते हो, जहां दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स हों, जहां बेस्ट ट्रेनिंग होती हो, रिसर्च भी होती हो, तो आप ये सोचेंगे कि यकीनन ये मुल्क हेल्थ सिस्टम आउटकम्स के अंदर भी अगर नंबर 1 नहीं होगा तो टॉप 10 में जरूर होना चाहिए, बिकॉज वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी. लेकिन अगर आप ये देखें कि ये वो मुल्क है जो ना तो टॉप 10 में है, ना 1 है, ना 3rd है. ये रैंकिंग देखें आप, 37, 15, एक जगह 14. And this is the United States of America, which has the best hospitals, which spends $3.7 trillion. हमारे लिए बहस होती है कि पाकिस्तान में अगर पैसे बढ़ जाएं बजट में तो शायद हेल्थ केयर का निज़ाम बेहतर हो जाएगा. No, I'm afraid not, because you cannot spend more than $3.7 trillion. You cannot have Johns Hopkins and Mayo's and MD Anderson's. There's something else which is missing in healthcare. So my point is कि आप तमाम चीजें कर लें, लेकिन अगर ये जो something else which is missing or which is wrong in healthcare, अगर हमने इस पे तवज्जो नहीं दी, तो हम healthcare outcomes को improve नहीं कर सकेंगे. We will have a lot of Aga Khan and Shifas and the likes, but system will not improve. So look at what this visionary and a guru and a leader said. Professor Lucian is the person who has been leading the modern patient safety movement. He's a professor emeritus at Harvard, pediatrician. He left his practice and he started working in patient safety. और इसके आप जुमले जरा और करें. Modern healthcare is the most complex human activity there is, due to interpersonal relationships between many different expertise and interests. और ये जुमला नोट करें कि we haven't figured out how to make that work well. We have not been able to make healthcare work well in the last 40-50 years. और ये जो gap है इसको हमने एड्रेस करना है और हमने एड्रेस किया है. So आइंस्टाइन ने क्या बात की, और मेरा ख्याल है कि for people like us who are ideologically motivated, who want to create change in the society and community and globally, inshallah, अगर हम if we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them, so obviously we have created a problem in healthcare. अगर हम वही करते रहे जो पिछले 50, 60, 70, 80 साल में करते रहे, तो I'm afraid कि आइंस्टाइन वाली बात हमें याद रखनी पड़ेगी, and we will not be able to change it. So for the first time in healthcare, the fundamentals of
shift from a disease or a doctor-centric focus to a more patient-centric focus. And what does it mean? So WHO and IOM both define this patient-centric healthcare. Care that is respectful of and responsive to individual patient preferences, needs, and values, and that ensures that patient values guide all clinical decisions. So अगर आप एक और physician, again a visionary, way back in the 2090s, he says that you're already your own doctor. Mareez, you're already your own doctor. And people provide their own illness care between 80 to 98% of the time. So we need to respect the input and the participation of not only the patient but the families. And this is patient-centered care. So what does BMJ say about this? The British Medical Journal, which is, as we all know, is very respected by us, says that partnering with patients is the way forward. और अगर आप यहाँ पे देखें right side पे, वो ये कहता है कि let the patient revolution begin. और BMJ patient centricity पे इतना committed है कि जो लोग research करते हैं और जो submit करते हैं अपने papers, अगर आपने quality, patient safety के ऊपर कोई पेपर लिखा है तो आपकी acceptance है BMJ में as per the statement of the CEO of BMJ is 100%. So that is their commitment towards promoting and creating awareness and creating conviction amongst the physicians around quality and healthcare and patient safety. So this is what an empowered patient is. An empowered patient is one who says कि मेरा decision मेरे बगैर ना करे. I want to be part of the decision-making process. He or she wants to be responsible, informed, and wants to collaborate. So ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. Mayo Clinic हम सब लोग जानते हैं अमेरिका का one of the best, if not the best hospital. पिछले 100 साल से हर साल वो एक बहुत ही senior clinical professor, a senior maybe a pediatrician or a surgeon को बुलाते थे हर साल अपने fellows के साथ interact करने के लिए as a visiting professor. In 2015, for the first time in the history, they invited not a clinical professor. They invited a patient. और ये patient कौन है? ये patient का नाम है Dave. I know him. I personally have met him. He's a cancer survivor. अमेरिका के अंदर भी जब इनको कैंसर हुआ तो इनके oncologist ने कहा कि जी आप 2-3 महीने के मेहमान हैं. It's more than many years, and now he's not only alive. He's leading this empowered patient movement in the world. और फिर इनको मेयो ने बुलाया and he spent time with the physicians. Another example before we move to the technology is this is a very young boy, Jack, and इसके uncle का इंतकाल हो गया. He's holding pancreas here. This is a very interesting story. And his uncle died because of pancreatic cancer, and the kid asked the doctor, कि जी uncle मेरे क्यों मर गए? और डॉक्टर ने कहा कि आप उनको pancreatic cancer था इस वजह से. तो उसने कहा कि नहीं, I need an answer. तो पता चला कि जी क्योंकि pancreatic cancer early detect नहीं होता, लिहाजा उसकी prognosis अच्छी नहीं होती. So what he did was, as a high school boy, and imagine the power of a high school child. He's not a researcher, he's not a physician. इसने अपनी search शुरू की Google पे और Wikipedia पे, और eventually in the next 3 to 5 years, he came up with a test which would actually diagnose pancreatic cancer much earlier in the disease. So look at the power of not even a patient, but a common high school boy. So now I want to move from the patient centricity, which is one pillar of the future of healthcare, which actually is not future anymore, but to the other pillar, which is technology. So Steve Jobs, जिसको हम सब समझते हैं कि he was very innovative. This is what he thinks, that the biggest innovations, technology and biology or healthcare. So this is where we are. And I will take you through this journey, which is very fascinating. आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये हो रहा है लेकिन शायद हमारे नहीं हो सकता. Fine, but a lot of things are happening. और कुछ चीजें आसान भी हैं, कुछ चीजें मुश्किल भी हैं. So I'll just walk you through this revolution which has already taken place in healthcare because of technology. So if you just look at this comparison, so we started 100 years ago. It was more physical. Doctor जो है मरीज को हाथ ज़्यादा लगाता था,
उसके बाद हमारे पास कुछ डिवाइसेस आए जिनकी मदद डॉक्टर ने लेना शुरू कर दी। आज डॉक्टर कंप्लीट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिस कर रहा है। सो दिस इज द शिफ्ट व्हिच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस ओवर द लास्ट 100 years. And again, these are some examples जिसके थ्रू you can yourself compare कि हाँ हमने even when I became a physician there was no digital blood pressure monitor, but today it is prevalent and everyone is using it and it's more authentic. ये slide है जो again I show all the time because I want all of us to become visionaries. ये slide है 1924 की। 1924 में टीवी तक इजाद नहीं हुआ था, but there were some people, ये रेडियो न्यूज एक रिसाला था, there were some people who were visionary enough कि जो ये समझते थे कि फ्यूचर में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जिस टेक्नोलॉजी से हम डॉक्टर और मरीज जो कि फिजिकली बहुत दूर होंगे उनको हम कनेक्ट कर सकेंगे और मरीज को हम फायदा पहुंचा सकेंगे। सो अगर वो उस जमाने में जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे थी, आज टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कि इज डूइंग वंडर्स। सो व्हाई कांट वी एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी टू डिलीवर बेटर एंड मोर एफिशिएंट हेल्थ केयर? So if you look at this is where we are already, and I'll use some videos so that आप real time में देखें कि कैसे हम सिर्फ अपने मोबाइल के थ्रू ऑलरेडी मरीज और डॉक्टर के दरमियान एक लिंक क्रिएट कर चुके हैं और इस वक्त मरीज इस लिंक का फायदा उठा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट मॉडल्स। तो अब ये हमारा, जैसे आज डॉक्टर सईद भी आपसे जिक्र कर रहे थे, हमने ऑलरेडी हब एंड स्पोक मॉडल्स, 1 center 10 smaller clinics, इनको हम टेक्नोलॉजी से अब आज के दौर में बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा अल्टीमेट मॉडल है जहाँ पर मरीज कहीं पर भी हो और डॉक्टर कहीं पर भी हो, येट ये दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। वी हैव ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फार्मिंगो के अंदर भी डिजिटल हेल्थ को हेड करता हूँ और हमने पाकिस्तान का पहला वर्चुअल हॉस्पिटल क्रिएट कर चुके हैं और वहाँ पर वर्चुअल क्लिनिक्स are up and running, doctors are practicing completely virtually. So this is not something which you cannot do and only some people in the US can do. We can do it now in Pakistan, alhamdulillah. And these are some glimpses of how we have used this web-based technology. आपको कोई equipment नहीं खरीदना, आप simply website पे जाएं, just like Google, log in and you start doing telemedicine. इस स्लाइड के अंदर आई जस्ट वांट यू टू गिव टू सी के अमेरिका में एक सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, उसका नाम है काइजर परमानेंटे, वन ऑफ द लार्जेस्ट इफ नॉट द लार्जेस्ट। उसके सीईओ ने ये जुमला जो लिखा है आखिरी में कि लास्ट ईयर 110 मिलियन कॉन्वर्सेशंस, यानी 110 मिलियन इंटरैक्शंस हुई बिटवीन फिजिशियंस एंड पेशेंट्स। मोर देन 50% out of those 110 million conversations were not face to face, they were through telemedicine. Acha, so we have the e-patients today, the Google patients, और I'm sure कि आप में से बहुत से डॉक्टर्स इस बात में खफा होते होंगे कि जी मरीज आता है और आपको आके कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने इंटरनेट पे देखा है कि इस दवाई का ये साइड इफेक्ट है और आप मेरे वालिद को ये वाली दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं, and so on and so forth. Why? Because today in the West, not in Pakistan, more than 80% of patients, before they come to the clinic, they have already gone to the internet and उन्होंने अपनी disease या अपने वालिद या अपनी वालदा या अपने बच्चे की disease के बारे में हर चीज पढ़ चुके होते हैं। और जब वो आते हैं आपके क्लिनिक में, as opposed to 10 or 15 years ago, they are much more educated and knowledgeable. उसमें हो सकता है कि उन्होंने कोई inferior quality of knowledge भी ली हो, but they have gone through it, and I can assure you that you cannot change that anymore. And ये चीज बढ़ेगी और पाकिस्तान में भी और आएगी। लेकिन इसके साथ साथ another revolution has taken place. And look at this slide. So if we have the e-patients, we also have e-physicians. और ये physicians आपकी और मेरी तरह के लोग हैं जो अपनी practice करते हैं. So on the left side, इनका नाम है Eric Topol. He's a practicing cardiologist in the US, and he practices cardiology in his clinics, but he does not use regular stethoscope. He uses different devices, and he has completely transformed his clinical practice. On the right side is Dr. Shafi, who has done the world's first virtual surgery. He's a dean
एंड लंदन में रॉयल कॉलेज के अंदर डीन भी हैं, या कोलोरेक्टल सर्जन, एंड ही प्रैक्टिसेस एंड ही यूजेस टेक्नोलॉजी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, yet he sees his patients and he practices. So we have the e-physicians as well. We already have smart hospitals. तो अब अगर आप कोरिया में या कहीं और जाएं, बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जहाँ पर it is a complete smart environment. Physicians already हमारे रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? पैक्स यूज करते हैं. What is पैक्स? पैक्स में अपने कमरे में बैठकर वो सीटी स्कैन एग्जामिन कर रहे होते हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं, जो कहीं और लिया गया होता है. Similarly, if you look at this video, you know, इसके अंदर doctors are examining patients from wherever they are, even admitted patients in hospitals, and the hospitals have become smart. So this is something which is, you know, changing the hospital environment, and we need to gear up for that. Similarly, there's a very clear shift from hospitals to home care, और इसके रीजन बहुत सारे, उनमें से एक पेशेंट सेफ्टी भी है. नर्सिंग के रोबोट्स, इस वक्त दुनिया में रोबोट्स essentially in the rehab space mostly, but they are kind of supporting the lack of trained nurses for rehab patients. और ये वो रोबोट्स हैं जो हमारे rehab के patients को घरों के ऊपर कुछ exercises and support provide करते हैं. So this is already there. I want to talk about wearable sensors. जब से wearable devices आए हैं, for example, this is a Fitbit, but this is not a medical device. लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, most of these are medical wearable devices. And if you can appreciate कि today हम मरीज की तकरीबन हर किस्म की medical information को technology के through acquire कर सकते हैं, and we can send it or we can, you know, review it from anywhere in the world. और अगर आप यहाँ देखें तो हर use your imagination, any kind of information about the patient we can get it. ये एक revolutionary technology है कि जिसके अंदर अब आपको जो है वो you know prick करने की जरूरत नहीं है, और आप जो है वो बगैर prick के भी जो है वो blood glucose जो है वो check कर सकते हैं. And these are the pancreas. This is John Scully, who was the CEO of Apple, and he's standing in front of a mirror, and we were together in a conference. ये mirror क्या करता है? Patient in the morning gets up, stands in front of this mirror, and within a minute, the mirror actually has taken all the vitals and has sent those vitals to the patient's doctor. Imagine करें आप transformation कैसे हो रही है. For the ophthalmologist, you know, इस वक्त हम insidables, there are something which we can wear outside, but there are things which we can, you know, take inside, even swallow, जिसकी वजह से हम जो है वो information body की again transfer कर सकते हैं. So mobile apps, you know, there's hundreds of thousands of apps. उनमें से सारी जो है वो अच्छी भी नहीं है, सारी यूज भी नहीं हो रही, but still thousands are being used by patients. Even पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह फार्मिंगो के अंदर हमने डिजिटल हेल्थ को मरीज सेंट्रिक बनाने की कोशिश की है, और तकरीबन 25 के करीब हमने एप्स क्रिएट किए हैं बोथ फिजिशियंस और पेशेंट्स के लिए, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको रोल आउट कर चुके हैं. So these are some of the glimpses of what we have done. Webinars, are being done very regularly. I'm sure कि आप में से कुछ लोगों ने webinars जो हैं कंडक्ट भी किए. अल्हम्दुलिल्लाह हमने बीमा के लिए अपने लिए ये webinar बना लिया. It's ready. और आज की कॉन्फ्रेंस में I could have done it from Karachi easily, or we could have had 3 or 4 speakers from anywhere in the world. और ये पूरी कॉन्फ्रेंस जो है वो हम पूरी दुनिया में रिले भी कर सकते थे. बीमा has its own webinar portal alhamdulillah today, and अब देखते हैं उसको कैसे यूज करते हैं. So portals and PHR, I'm just walking you through what has already been done. Now this is another revolution, the Human Genome Project. I hope कि आप तमाम लोग इस project को जानते हो. It started many years ago, लेकिन ये slide is an eye opener. If you look at the numbers and the years, अगर आप नोट करें 2001 के अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग की कॉस्ट $100 million थी. You know what it is today? 1,000 and less. Or I was in a conference in the US, and the company which is doing it, they say within a year हम इसको $100 से $200 मिल जाएंगे. तो जो Moore's law है वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा. So technology is actually even defying the Moore's law. So this is where we are. ये स्टोरी आप लोगों को सबको पता होगी. एंजेलिना जूली एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है. This is a perfect example of an empowered patient in technology. So she did
during her genome sequencing, she found out that she has 80-something% more chances of having breast cancer, and she took a decision herself. She was not instructed by the doctor. She said, if I have 80% more chances of having breast cancer, and she went for a bilateral mastectomy. Very famous story, only because she had access to technology and she had the courage to do it. Personalized medicine. आज FDA has already approved medicines जो आप अपने डायबिटीज के मरीजों को देते हैं, जिसमें based on their genetic predisposition, patient A who has diabetes and patient B, दोनों की genes different हैं, तो आप दोनों को different drugs देते हैं. That is called precision medicine. But look at what imprecision medicine is. And this is my question again to the physicians and to the doctors. There are a lot of drugs जिनके बारे में हमें आज पता है या होना चाहिए पता, कि जो 5 से 15 या 20% मरीजों पे काम नहीं करती. Yet on a daily basis हम अपने तमाम मरीजों को वो ड्रग्स दे रहे होते हैं, क्योंकि एक हमें पता नहीं होता, दूसरा हमें भी अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट कराना, और तीसरा ये कि ठीक है, we just continue. So imagine if you're giving this drug to a patient, who had his or her, angiography or angioplasty actually. What will happen to him? So personalized medicine is the right drug to the right patient at the right time, and this is where the pharmaceuticals are investing, and FDA is approving. Majority of the drugs are now coming up are going to be personalized medicine. Big data, I will not go into the detail, but ये मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो already healthcare को जिन्होंने disrupt कर दिया है और उसके अंदर बिल्कुल एक chaos create कर दिया है, इसको हम disruptive chaos कहते हैं, वो कर चुका है. यहाँ पर अगर एक अस्पताल, जैसे आज डॉक्टर सही बात कर रहे थे, 3,000 पेशेंट्स अ डे अगर आप देख रहे हो, एक साल मल्टीप्लाई कर दें, इमेजिन द डेटा विच इज कमिंग इन ओनली फ्रॉम वन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान. तो अगर हम सारे अस्पताल का डेटा इवैल्यूएट करना चाह रहे हो, तो आप सोचिए कि इसको हम कहते हैं बिग डेटा. इसी तरीके से 3D प्रिंटिंग अगेन अ गेम चेंजर. 3D प्रिंटिंग स्टार्टेड सिंपली विद कास्ट्स, लेकिन आप राइट पर देखिए क्या हो रहा है. वी आर एक्चुअली प्रिंटिंग ऑर्गन्स through 3D. There we have printers, and we are using those printers to print organs which are being used by surgeons. हमारी ट्रीटमेंट में आपने टर्म्स सुनी होगी वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल इज यू क्रिएट समथिंग, जैसा कि यहाँ पे क्रिएट किया गया, इट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन टू ट्रीट और टू ट्रेन हमने ये एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की है. ऑगमेंटेड इज एक सर्जरी हो रही है, आप उसको ऑगमेंट करके प्रेजेंट करते हैं. सो बोथ ऑफ दीज आर अवेलेबल. जब हमने पढ़ा था मेडिकल कॉलेज में, तो हमने तो किताबों से पढ़ा था. आज का स्टूडेंट्स किताबों से नहीं पढ़ रहा. आज का स्टूडेंट जो है वो इंटरनेट से पढ़ रहा है और वर्चुअल चीजों से सिमुलेशन कर रहा है, चश्मे पहन रहा है, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. Augmented, we have talked about that. AI, artificial intelligence. This is the biggest game changer. Or IBM Watson, I don't know how many of you know about it. IBM Watson is a super computer जो कि IBM ने बनाया था, not in for healthcare, but for someone else. लेकिन आज healthcare में इस्तेमाल हो रहा है. और हम chatbots हैं हमारे पास. Babylon is a software which I work in Saudi Arabia as well. The Ministry of Health in Saudi Arabia has now adopted Babylon, और population health के अंदर इस artificial intelligence tools को use करके मरीजों को in their communities जो वो train करेंगे, treat करेंगे इंशाल्लाह. So I'm coming to the last portion of my presentation, which is I call it Uberization of healthcare. I'm sure that आप लोगों ने Uber और कई use की होगी. The aggregation phenomena which has revolutionized completely the other industries, उसने healthcare services को भी revolutionize कर दिया है. और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सऊदी अरब में. आई एम द प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जिसका नाम रखा है राहा. राहा से कंफर्ट, एंड राहा स्टैंड फॉर रिमोटली एक्सेसिबल हेल्थ केयर एट होम. एंड दिस मैं इसकी आपको दिखा देता हूँ वीडियो जल्दी से. व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, अ कनेक्टेड हेल्थ मॉडल. और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मरीज को 24 घंटे अस्पताल से कनेक्ट रखें डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ. And how we are doing it?
through a portal, through apps, and through different devices. So a pregnant lady is at home, but King Saud University today is monitoring Aisha 24/7. Actually, उस आयशा या उस फातिमा का पूरा डेटा ऐप के ऊपर मेरे पास भी मौजूद है, क्योंकि जाहिर है मैं उस प्रोग्राम को लीड करता हूँ, बट ऑब्वियसली इट्स कॉन्फिडेंशियल. But this is what we have already done. It's up and running at the largest university in Saudi Arabia. You know, Saudi Arabia is also very strictly regulated. और वहाँ पे लगभग even the bariatric surgery department is using this program. और वो सर्जरी करते हैं आज, जो बहुत मोटे पेशेंट्स होते हैं, and they put the patient immediately on our program, और मरीज घर चला जाता है. और अगले 10 दिन तक हम इस प्रोग्राम के थ्रू मरीज को मॉनिटर करते हैं. So imagine the amount of money we are saving each hospital for each patient. This is our platform, and alhamdulillah, I feel humbled to share that this is the world's first of its kind totally connected health model, which is up and running and very successfully adopted by the university. Now we are moving to other hospitals in the kingdom. Again, we want to educate, empower, and then monitor and treat patients. So I'll just, very swiftly move towards this. This is the model जो मैंने आपसे शेयर किया कि आज के दिन में हम इन devices के through, this is the stethoscope, it is an FDA approved stethoscope जो कि हमारा patient घर पे ले जाता है, और वो उसके through हम उसके heart sound, lung sounds अपने apps के अंदर physician जो सुन सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है. इसी तरीके से नीचे ECG है जो पेशेंट ECG घर से कर सकता है, और तीसरे पे हमने वेन स्केल किए हुए. So this is the connected health revolution जो कि हम भी यूज कर रहे हैं और दुनिया में यूज कर रही है. और अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें, we are getting medical data of the patients. The cardiovascular health, the health data is all data. So like the cardiac, I'm going to make sure to. So my last slide. So what is the new rule of the game? After setting the stage and telling you what's happening in the world, so these are the new rules. Care, पुराना रूल क्या था? पुराना रूल ये था कि the care was based primarily on visits. 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में. आज जो है नया रूल जो है वो ये है कि care is based on continuous healing relationships. It's not कि साल में एक दफा देख लिया. No, there has to be a continuous healing relationship between physicians and patients. पहले प्रोफेशनल ऑटोनॉमी ड्राइव करती थी डॉक्टर्स, इट वाज डॉक्टर सेंट्रिक. आज इट इज मोर अराउंड पेशेंट्स नीड्स एंड वैल्यूज. द थर्ड इज प्रोफेशनल कंट्रोल करता था केयर को. आज पेशेंट इज द सोर्स ऑफ कंट्रोल एंड सोर्स ऑफ और पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इंफॉर्मेशन वाज सिंपली अ रिकॉर्ड. आज नॉलेज इज शेयर्ड. सिंपल हम उसको ये नहीं कहते रिकॉर्ड है, इट हैज बिकम नॉलेज. डिसीजन मेकिंग वाज बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. तो हमने जब पढ़ा था तो हमारे प्रोफेसर साहब जो कि FRCS थे या FCPS थे, वो कहते थे कि ये मैंने कहा है और आपको मानना है. आज क्या है? आज इट इज मोर एविडेंस बेस्ड. द PGs and the students ask, ठीक है प्रोफेसर साहब, you're saying this, but where is the evidence? So it's more evidence based today. Do no harm was an individual responsibility. We used to curse individuals. No, not anymore. It's a systems problem. Humans will continue to make mistakes. इंसान खता का पुतला है. हमारा काम ये है कि हम systems create करें. Secrecy इसको हम छोड़ देते हैं. The system reacts to needs. Today we have to be a more proactive system. जैसे डॉक्टर सईद ने भी कहा, without prevention आप भूल जाएंगे आप health care outcomes और systems improve कर सकते हैं. Not possible. Cost reduction से के बजाय आज हम waste के ऊपर काम कर रहे हैं कि वेस्ट को कंटिन्यूसली रिड्यूस किया जाए, जिसको हम डैमेज कंट्रोल कहते हैं. प्रेफरेंस इज गिवन टू प्रोफेशनल रोल्स ओवर द सिस्टम. लेकिन आज कोऑपरेशन अमंग फार्मासिस्ट का रोल बहुत बढ़ गया. फार्मासिस्ट का आज से 10 साल पहले उनको बेचारों को कोई जो है ना वो लिफ्ट नहीं लगाता था. आज उनका रोल स्टैब्लिश्ड है. नर्सेज का सबसे ज्यादा रोल है. सो टुडे वी नीड टू वर्क इन अ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट. मैं इन लोगों की स्लाइड इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये विजनरी लोग थे. And look at again what Edison said. The doctor of the future will give no medicine. Today it is simply medicine. मरीज अपनी बात खत्म नहीं करता जैसे ख्वाजा साहब बात कर रहे थे. वो अपनी बात कर रहा होता और हम दवाई लिखना शुरू कर चुके होते. The doctor of the future will give no medicine, but will instruct his patients in care of the human frame,
diet and in the cause and prevention of disease. वो शख्स जो हेल्थ केयर का गुरु नहीं था, जिसने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ नहीं किया था, उसको आज से 100 साल पहले बात पता थी कि प्रिवेंशन, डाइट और एंगेजमेंट वर्क्स। और आई एम अफ्रेड कि आज हमें से ज्यादा लोग इस बात को जानते तक नहीं है, प्रैक्टिस करना दूर की बात है। So again, you know, as an ideological organization, we need to constantly review what we're doing. Einstein कहता है कि insanity क्या है? Doing the same thing over and over again, yet expecting different results. That's not going to happen. So there is nothing permanent except change. मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मेरी टॉक का ऑब्जेक्टिव होगा कि हम चेंज एजेंट्स बन जाएंगे, अल्लाह करे। तो मेरा आखिरी सवाल, and part of PIMA, are we in PIMA willing to change by reducing medical errors and practicing safer medicine, inshallah, prescribing antibiotics and drugs judiciously, empowering our patients and making them our partners, and utilizing technology for efficient and effective healthcare?